अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम स्टडी करेंगे द लैग्रांज फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड हैमिल्टन डायनामिक्स। ठीक है। सबसे पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है दैट इज कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन हम कैसे करते हैं? दे आर डिफाइंड एज द रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कंस्ट्रेंट सिंपली हमारे पास किसी पार्टिकल की मोशन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें एक स्पेसिफिक सिस्टम तक, एक स्पेसिफिक बाउंड्री तक, कि बस ये आपकी लिमिट्स हैं, इससे आगे पार्टिकल मोशन नहीं कर सकता और ना ही इससे बियॉन्ड जा सकता है। ठीक है। तो इस टाइप की मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं, या फिर ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है। Hence, constraints limit the motion of a particle or system of particles. Only limits the motion but does not stop the motion of particle. Now, this is the point to be discussed here. अगर हम किसी सिस्टम के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं तो कंस्ट्रेंट जो है वो उस बॉडी की मोशन को स्टॉप नहीं करेगा। बॉडी मोशन करेगी, पार्टिकल जो है वो स्टिल मोशन करेगा, लेकिन जस्ट उसकी मोशन को वो लिमिट कर देगा एक स्पेसिफिक बाउंड्री तक। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना दिया है। ठीक है। पहले मेरे पास पार्टिकल ऐसे देखे इस पूरे पेज के ऊपर पार्टिकल ट्रेवल कर सकता था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इसी पार्टिकल को मैंने अब इस बॉक्स के अंदर जो है, यानी इस कंस्ट्रेंट सिस्टम के अंदर मैंने इसको बंद कर दिया है। तो आप खुद ही सोचिए, मैंने सिर्फ पार्टिकल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाई है। ठीक है। मैंने ऐसे इसके ऊपर एक बाउंड्री बना दी है। मैंने ये नहीं किया कि मैंने पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर दी हो या कोई और मैंने ऐसा कुछ किया हो कि इस पार्टिकल की मोशन स्टॉप हो जाए। मैंने जस्ट इसकी मोशन को लिमिट कर दिया है, स्टॉप नहीं किया। ठीक है। सो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब कंस्ट्रेंट मोशन को मैंने आपको समझा भी दिया और डिफाइन भी कर दिया, लेकिन लेट्स रीड दिस। अ मोशन विच कैन नॉट प्रोसीड in any arbitrary manner and obeys certain given conditions is known as constrained motion। ठीक है। बस ये हमारे पास लिमिटेड मोशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है, उससे बाहर ये मोशन नहीं होता। लाइक सपोज आप किसी एक क्रिमिनल को जब पुलिस जो है वो कैद कर लेता है, ठीक है, तो वो जेल के एक रूम में होता है या फिर एक कंस्ट्रेंट एरिया उस होता है, उसके लिए लिमिटेड एरिया होता है जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है। अब यहाँ पे पुलिस ने जो है उस क्रिमिनल की मोशन को स्टॉप नहीं किया होता। वो क्रिमिनल उस रूम के अंदर कुछ भी कर सकता है, वो भाग सकता है, वो बैठ सकता है, वो खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो उस रूम से जो है बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली कंस्ट्रेंट मोशन और कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। अच्छा, डेली लाइफ से तो हमने एग्जांपल ले ली है, अब जरा हम फिजिक्स के हवाले से कुछ एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहली एग्जांपल आप देखें, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ कंस्ट्रेंट मोशन एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, मैथमेटिकली इट इज गिवन एज Ri minus Rj is equal to Cij, where Cij is equal to constant। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, जो इरेगुलर शेप्ड बनाया गया है। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट मोशन रखती है, क्योंकि यहाँ पे जो दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एक रिजिड बॉडी के अंदर, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि रिजिड बॉडी में जो हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद होते हैं या फिर जो रिजिड बॉडी होती है उसका मोशन जो होता है वो हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है, और उसको हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन से शो करते हैं। अब लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स को हमने स्क्वायर कर दिया है और हमने इस कांस्टेंट टर्म को हम इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है। ये जो मेरे पास ये एंड में अब इक्वेशन आई है, ये आपने और ये इक्वेशन आप लोगों ने क्या करना है, एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ अ पॉइंट मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रेंट बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टू कंडीशंस। अब हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका मोशन भी हमारे पास कंस्ट्रेंट मोशन होता है, और क्यों कंस्ट्रेंट होता है उसकी हम दो रीजंस देखेंगे। पहली रीजन तो ये है कि द पॉइंट मास ऑसिलेट्स और मूव्स इन अ फिक्स्ड प्लेन। ये चीज हमने ऑब्जर्व की हुई है। अगर आप एक पेंडुलम को लें और आप उसको एक मोशन दे दें तो वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो ऑसिलेट करेगा, बैक फोर्थ मोशन करेगा। ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक फिक्स्ड प्लेन होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके बैक फोर्थ जो है वो पेंडुलम मोशन करता है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई है कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका हमारे पास मोशन क्या होता है, कंस्ट्रेंट होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि द पॉइंट मास ऑलवेज रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी कंस्ट्रेंट क्या लगी हुई है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग अटैच्ड होती है पेंडुलम के साथ, वो हमारे पास उसका डिस्टेंस जो होता है टू पेंडुलम, वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स है जो कि हमें ये चीज एक्सप्लेन करती है कि जो सिंपल पेंडुलम है ये भी हमारे पास कंस्ट्रेंट मोशन रखता है। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, द मोशन ऑफ बीड स्लाइडिंग डाउन अ वायर इज सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। एक बीड ले लें और आप देखें, हम जब ये लॉकेट्स वगैरह बनाते हैं तो देखें उसमें आप ये जो वायर ले लेते हैं उसके लिए उसमें आप एक बीड डालें ना,
वो वायर के अंदर ही वो बीड रहती है, उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो अगेन उस जो बीड होती है उसका जो हमारे पास मोशन होता है वो अलोंग वन सिंगल एक्सेस जो है वो क्या होती है, कंस्ट्रेंट होती है, वो मूव नहीं कर सकती। और इसके अलावा पार्टिकल इन अ बॉक्स, ये मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दी है कि अगर आपने एक पार्टिकल को बॉक्स में डाल दिया है तो वो उस बॉक्स के अंदर ही मोशन करेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। आपने उस पार्टिकल के मोशन को क्या कर दिया है, कंस्ट्रेंट कर दिया है। और लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज रिस्ट्रिक्टेड दैट इट कैन ओनली मूव ईदर ऑन द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। या फिर अगर आप एक पार्टिकल ले लें, ठीक है, और उसको आपने एक सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे रख दिया है, तो इस पार्टिकल की मोशन ऐसे रिस्ट्रिक्टेड होगी कि या तो वो सरफेस के ऊपर जो है मूव करेगा या फिर उसके बाहर मूव करेगा, ठीक है। तो ये दो इसके लिए कंस्ट्रक्शंस होंगी या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है। So these were the few examples of constricted motion. अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो टाइप्स एक्चुअली हम अब पढ़ने वाले हैं, ये सारी अभी जो हमने 5 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स: होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स, स्क्लेरोनोमस कंस्ट्रेंट्स एंड रियोनोमस कंस्ट्रेंट्स। तो सबसे पहले के ऊपर आते हैं हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। एग्जाम्पल क्या है कि द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज अ कंस्ट्रेंट मोशन एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि जो रिजिड बॉडी होती है उसकी मोशन हमारे पास कंस्टेंट होती है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पेयर होता है पार्टिकल्स का, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब अगर इस फिगर से हम मैथमेटिकली इसकी एक्सप्रेशन निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें ओ बी, ठीक है, दिस इज ओ बी प्लस बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए। सही हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, सी आई जी हमने कांस्टेंट फाइंड करना है ना, तो वो हमारे पास सी आई जे इक्वल टू आ जाएगा आर आई माइनस आर जे, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको आर जे माइनस आर आई, इफ द डायरेक्शंस आर चेंज, ठीक है। अगर हम डायरेक्शंस चेंज कर देते हैं पार्टिकल्स की तो हमारे पास जो है इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स के ऊपर एज वी डिड अबव, और हम कांस्टेंट को उस साइड पे ले आएंगे जहां पर हमारे पास पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स मौजूद हैं, और हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक हो गया। Here we have a square. Okay. Now this condition always apply to rigid body whether it is in motion or rest. अब ये condition जो होगी ये हमेशा हमारे पास rigid bodies के लिए apply होगी, चाहे हमारे पास rigid body motion में है या फिर हमारी rigid body जो है वो क्या है, rest position पे है। Holonomic constraints can be mathematically represented as f of r1, r2, rn of t is equal to 0. ये भी आपने important चीज़ है याद रखनी है, ये holonomic constraints की definition है, ठीक है। holonomic constraints को हम ऐसे represent करते हैं, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, जीरो की इक्वल होगा, दैट इज द होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। इसी तरह आप सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, तो आप देखिए हमें पता है उसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेंथ अगर हम कांस्टेंट सी के इक्वल ले लेते हैं और सी को हम इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो देखिए मेरे पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स की ही एक्सप्रेशन आ रही है, दैट इज एल माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, सम फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज आल्सो अ होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ओके, डेफिनेशन आप देखिए फॉर्मली आप कैसे डिफाइन करोगे, कंस्ट्रेंट्स आर सेड टू बी होलोनोमिक इफ कंस्ट्रेंट imposed on the motion of the system can be expressed in the form of mathematical equation this where r1, r2 and rn are the position vectors of the system of particles in time t, these are integratable, ठीक है। Now, this was holonomic constraints. Now, let's move on to the next type, which is non-holonomic constraints. Non-holonomic constraints की हमारे पास एग्जांपल क्या है, पार्टिकल इन अ बॉक्स। अब पार्टिकल इन अ बॉक्स में क्या होता है कि हमारे पास तीन एक्सेस होंगी, क्योंकि बॉक्स जो है वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमने एक्स एक्सिस पे जो कंस्ट्रेंट लिया है वो है क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू एल, वाई एक्सिस पे जो है दैट इज वाई लेस देन इक्वल टू एच, and constraint at z axis is z less than equal to b where l is the length, h is the height and b is the width, ठीक है। जो हमारे पास बॉक्स है इट इज थ्री डायमेंशनल, सो इट हैज सम वॉल्यूम एंड उसका वॉल्यूम ये है, ठीक है। तो अब हमने हर एक एक्सिस के ऊपर उसकी मुख्तलिफ पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया है। दिस इज नाउ अ नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट एग्जांपल, ठीक है। नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स की हम दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक पार्टिकल को हमने एक स्फेरिकल बॉडी के ऊपर रख दिया है। अब ये पार्टिकल जब मोशन करेगा तो या तो ये स्फेरिकल बॉडी के ऊपर मोशन करेगा या इससे आउटसाइड मोशन करेगा, सही है। तो या तो हमारे पास x जो है वो इक्वल टू r होगा या फिर हमारे पास x ग्रेटर देन r होगा, सही है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो अब इन दोनों एग्जांपल्स को देखते हुए हम नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। Constraint said to be non-holonomic if constraint imposed on the motion of the system cannot be expressed in the form of the mathematical.
इक्वेशन एफ ऑफ R1 R2 अप टू Rn t इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इस इक्वेशन की फॉर्म में किसी बॉडी के मोशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है कंस्ट्रेंट्स की, वो है हमारे पास है स्क्लेरोनॉमस कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, द कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आर नोन एज स्क्लेरोनॉमस कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास वो जो कंस्ट्रेंट्स जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते वो हमारे पास क्या होते हैं, स्क्लेरोनॉमस कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम की मोशन होती है वो हम टाइम इंडिपेंडेंट लेते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप रियोनॉमस कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करते हैं तो रियोनॉमस कंस्ट्रेंट जो होते हैं ये हमारे पास वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि आप सिंपल पेंडुलम को लें और उसको आप एक मूविंग सपोर्ट के साथ क्या कर दें, सस्पेंड कर दें। तो अब देखिए आपको यहाँ पे अब हर एक पॉइंट के ऊपर टाइम नोट करना पड़ेगा कि किधर हमारे पास किस टाइप की मोशन हो रही है, क्योंकि आपके पास अब जो सपोर्ट है वो भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर आपका सपोर्ट फिक्स्ड है तो आपको टाइम इंडिपेंडेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, so these were the last two types of constraints, that is scleronomous constraints and rheonomous constraints. That's it for today. Inshallah I'll see you again in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz and thanks for watching.